मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर, नई दिल्ली से, और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। क्वाड देशों के बयान में पहलगाम हमले की निंदा, लेकिन पाकिस्तान पर चुप्पी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उलझन अब भी बरकरार। पीक आवर्स में कैब महंगी, ओला उबर अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया। जाने और क्या है नियम बदले। एक 121 की मौत, 150 घायल, 3200 पेज की चार्जशीट। हाथरस भगदड़ के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार। आम आदमी के लिए आ रहा है बम्पर तोहफा, खत्म होगा जीएसटी का घी मक्खन और जूते चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब सूत्र। कर्नाटक के सीएम का दावा गलत, आईसीएमआर और एम्स ने कहा हार्ट अटैक से मौत का कारण कोविड वैक्सीन नहीं। दो सौ से कम कर्मचारी हैं तो बिन परमिशन फैक्ट्री बंद कर सकते हैं मालिक। दिल्ली सरकार ने बदले कई नियम। पावर सेक्टर के इस पेनी स्टॉक में फिर आया धांसू वॉल्यूम के साथ प्राइस में तूफान। बीएसई पर 1.11 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। बॉक्स ऑफिस पर बवंडर लाने वाली है रणबीर की रामायण। टीजर से पहले आया सबसे पहला रिव्यू। शेफाली जरीवाला स्किन ग्लो के लिए लेती थी ग्लूटाथियोन। खाने की इन चीजों में होता है मौजूद। चलिए विस्तार से जानते हैं। अमेरिका में हुई क्वाड देशों की बैठक में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत कई बार दोहरा चुका है कि यह सीधा सीमा पर आतंकवाद का मामला है और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इसे अंजाम दिया है। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद ऐसे कई वाकये हुए जिनसे एक संदेश गया कि अमेरिका का रुख पाकिस्तान को लेकर नरम हुआ है। जून में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था। फिर पाकिस्तान ने ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की। इन घटनाओं से एक संदेश आया कि अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते भारत में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक उस वक्त चर्चा में आई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत की चिंता आतंकवाद को लेकर थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि आतंकवाद की चिंताओं को लेकर एक देश ने आपत्ति थी, जिसकी वजह से स्टेटमेंट फाइनल नहीं हुआ। इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद अमेरिका में क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें सभी क्वाड देशों में से एक स्वर में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। मीटिंग से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात रखी और कहा, भारत के पास आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम इस अधिकार का प्रयोग करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्वाड साझेदार इसे समझेंगे और सराहेंगे। जानकार जयशंकर ने इस बयान को पाकिस्तान के लिए कड़े और स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ट्रंप और सेंटकॉम कमांडर की तरफ से पाकिस्तान पर हाल ही में दिए गए बयानों को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री की उपस्थिति में पाकिस्तान को एक कड़ा, स्पष्ट और साहसिक संदेश दिया गया।
क्या बिग ब्यूटीफुल भारत अमेरिका ट्रेड डील हाथ से निकलती जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तय की गई 9 जुलाई की समय सीमा पूरी होने में चंद दिन ही बचे हैं। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद अब भी बनी हुई है, लेकिन लगातार बातचीत कठिन सौदेबाजी में उलझती जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने संकेत दिया था कि डील होनी तय है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्रंप के एक दावे के जवाब में कहा था कि दिल्ली एक बिग गुड ब्यूटीफुल समझौते का स्वागत करेगी। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने जा रही है और यह भारतीय बाजार को खोलेगी। इन दावों के बावजूद मामला मुश्किल बातचीत में उलझा हुआ है। मुख्य मुद्दे अब भी बने हुए हैं, खासकर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने, ऑटो पार्ट्स और भारतीय स्टील पर टैरिफ को लेकर ट्रेड डील पर बात करने गए भारतीय वार्ताकारों ने एक और दौर की बातचीत के लिए रुकने की मियाद को बढ़ा दिया है। उधर भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र में सुरक्षा के लिए न झुकने का संकेत दिया है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका भारतीय बाजार को और अधिक खोलने पर जोर दे रहा है। हालांकि रुख अब भी आशावादी बना हुआ है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का समय तेजी से खत्म होता जा रहा है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव के एक पूर्व भारतीय व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव कहते हैं, अगले 7 दिनों में तय हो जाएगा कि भारत और अमेरिका एक सीमित समझौता करते हैं या बातचीत से हट जाते हैं, कम से कम फिलहाल के लिए। कुछ मुद्दों पर अनिश्चितता बनी हुई है और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि। वॉशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज पर नजर रखने वाले रिचर्ड रोसोव ने बीबीसी को बताया, एक शुरुआती समझौते तक पहुंचने में 2 असली चुनौतियां हैं। पहले नंबर पर हैं भारतीय बाजारों तक बुनियादी कृषि उत्पादों की अमेरिका पहुंच। भारत को आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अपने बुनियादी कृषि क्षेत्र को बचाने की जरूरत होगी। सालों से अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में और बड़ी पहुंच के लिए दबाव डालता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां विकास की बड़ी संभावना है। अगर आप ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ट कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो पीक आवर्स में ट्रैवल के लिए आपको जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना तक वसूल सकेंगे। अभी अधिकतम 1.5 गुना किराया लेने तक की छूट है। इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसिल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस MVAG 2025 का नया सेट पेश किया है। ये दिशा निर्देश सबके लिए हैं, राज्य सरकारें इसे लेकर अपने नियम बना सकती हैं। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को ऐप बेस्ड कैब सेवाओं के लिए अपने नियम बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया है। कैब कंपनियों का डर्टी गेम होगा बंद। कैब कंपनियों को पीक आवर्स में ज़्यादा किराया वसूलने पर छूट की गई, लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर रह चुके अनिल चिकारा इसे अच्छा कदम बताते हैं। उनका कहना है कि कैब एग्रीगेटर पिछले छिपे चार्ज लेते थे। बीते साल भर से डर्टी गेम चल रहा था, लेकिन परिवहन मंत्रालय ने ये अच्छा काम किया है कि राज्य सरकार के STA बोर्ड पीक आवर्स में 2 गुना किराया और नॉन पीक आवर्स में किराया कम कर सकते हैं। राइड कैंसिल करने पर लगेगा जुर्माना। पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने आगे कहा कि अभी कई बार ऐसा होता था कि अगर ड्राइवर राइड कैंसिल करता था, तब भी कंपनी राइड बुक कराने वाले ग्राहक से कई बार चार्ज कर सकती थी। लेकिन अब अगर ग्राहक राइड कैंसिल करेगा तो वो हर्जाना देगा और ड्राइवर कैंसिल करेगा तो बोझ उसके ऊपर पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि यह आम आदमी पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि अब सारा किराया पारदर्शी होगा। कई बार राज्य सरकारें रेट फिक्स करने में सालों साल लगा देती थी। इसके चलते कंपनियां छिपे चार्जेस वसूलना शुरू कर देती हैं। दो जुलाई 2024 का दिन था। जगह हाथरस जिले का फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से सत्संग सुनने आए थे। कहते हैं बाबा की चरण रज लेने के लिए लोग उनके पीछे भागे तो बड़ा हादसा हो गया। भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़े। इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई, 150 से ज़्यादा घायल हो गए। आज इस दर्दनाक हादसे को 1 साल पूरा होने पर NDTV की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। 11 के खिलाफ चार्जशीट
पर जांच जारी। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस की विवेचना खत्म नहीं हुई है। इस घटना में 11 लोगों को आरोपी बताया गया है, जो लगभग 11 महीने जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर हैं। पुलिस ने अभी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों के खिलाफ ही चार्जशीट पेश की है। सूत्रों के मुताबिक अभी इस मामले में 71 आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी है। ऐसे में पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इसे लेकर पुलिस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 3200 पेज की चार्जशीट 676 गवाह सिकंदराऊ में मुगलगढ़ी के फुलरई गांव में 2 जुलाई 2024 को हुए सत्संग की भगदड़ में जांच सीओ सिटी राम प्रवेश राय ने की है। पुलिस की तरफ से इस मामले में 3200 पेज का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया है। पुलिस ने घटना के 676 गवाह बताए हैं। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मुदगर के अलावा मेद सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने भोले बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया था। घटना स्थलों पर ईंटों का डेरा, सन्नाटा। इस दर्दनाक हादसे को 1 साल पूरा होने पर एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो घटनास्थल पर कुछ ईंटों का ढेर लगा हुआ मिला। आसपास प्लॉटिंग हो रही थी। कुछ खेतों में किसान धान की रोपाई कर रहे थे। पुलिस ने इस घटना में जिस देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बताया, वह अपने घर पर ताला लगाकर घर से बाहर गया था। ऐसा लगा कि वह मीडिया से बात नहीं करना चाहता। बहरहाल यह मामला अभी अदालत की चौखट पर है और हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। इनकम टैक्स में राहत के बाद अब केंद्र सरकार आम लोगों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही जीएसटी, वस्तु और सेवा कर दरों में भारी कमी आ सकती है, जिससे आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान सस्ता हो जाएगा। सरकार उन वस्तुओं पर जीएसटी कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के घरों में आमतौर पर उपयोग की जाती है और जिन पर वर्तमान में 12% जीएसटी लगता है। क्या हो सकता है बदलाव? सरकार 2 मुख्य विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, 12% जीएसटी स्लैब में रखे गए अधिकांश सामान को 5% के स्लैब में स्थानांतरित करना। दूसरा, 12% के स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर देना। ये सामान हो जाएंगे सस्ते। घी, मक्खन, प्रोसेस्ड फूड, छाता, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर और बर्तन, आयरन, गीज़र, छोटी वॉशिंग मशीन, साइकिल, 1000 से ऊपर के कपड़े, 500 से 1000 के बीच के जूते चप्पल, अधिकांश वैक्सीन, स्टेशनरी, टाइल्स, कृषि के औजार। यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगी, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। सरकार पर पड़ेगा बोझ, लेकिन इस कदम से केंद्र सरकार पर 40,000 से 50,000 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। हालांकि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है और इसका प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का आकलन है कि जीएसटी दरें घटने से खपत में वृद्धि होगी, जिससे आने वाले वर्षों में राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और इस वित्तीय भार की भरपाई हो सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जीएसटी दरों को कम करने की दिशा में सरकार के काम करने का संकेत दिया था। कुछ राज्यों का विरोध। हालांकि कुछ राज्य इस कदम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। इसी विरोध के कारण इस कदम को उठाने में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद की अगली 56वीं बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है। ये बैठक इसी महीने में आयोजित की जा सकती है, जिसके लिए 15 दिनों का नोटिस देना होता है। जीएसटी में अब तक आम सहमति से निर्णय लेने की परंपरा रही है और केवल एक अवसर पर मतदान हुआ है। लेकिन इस बड़े कदम के खिलाफ कुछ राज्यों के कड़े विरोध को देखते हुए इस मुद्दे पर भी मतदान की नौबत आ सकती है। सरकार की कोशिश जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाने की भी है। आईसीएमआर और एम्स ने इस बात का सिरे से नकार दिया है कि हार्ट अटैक से मौत का कारण कोविड वैक्सीन है।
आपको बता दें कि कर्नाटक में हासन में बीते कुछ दिनों में 22 से ज्यादा युवाओं की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इन मामलों को लेकर ही कर्नाटक के सीएम ने कोविड वैक्सीन पर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि कर्नाटक के हासन जिले में पिछले दिनों दिल का दौरा पड़ने से 22 से ज्यादा युवाओं की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 20 से 45 साल के बीच में थी, जिसने कर्नाटक सरकार को चिंता में डाल दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने इस घटनाओं के लिए कोरोना वैक्सीन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट्स की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और असरदार। अब आईसीएमआर और एम्स ने सिद्धारमैया की बात को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि हार्ट अटैक से मौत का वजह कोरोना वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर और एम्स की स्टडी में साफ हो गया है कि भारत में अचानक होने वाली मौतों और कोविड-19 वैक्सीन के बीच कोई संबंध नहीं है। देश में दी जा रही कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। बहुत ही कम मामलों में कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। आईसीएमआर की स्टडी में क्या है? पहला अध्ययन आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने मई से अगस्त 2023 के बीच किया था। यह अध्ययन देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 बड़े अस्पतालों में किया गया था। इसमें उन लोगों की जानकारी जुटाई गई थी जो पहले स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक मौत का शिकार हो गए। स्टडी के नतीजे साफ बताते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। क्या कहती है एम्स की स्टडी? दूसरा अध्ययन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें वास्तविक समय में मौत के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया कि इस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा मौतें दिल का दौरा पड़ने से हो रही हैं। अब तक की जानकारी से ये भी साफ हुआ है कि मौतों के कारणों में पहले के वर्षों के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। कुछ मामलों में ये भी पाया गया कि मौतों की वजह कुछ आनुवंशिक गड़बड़ियां हो सकती हैं। अंतिम नतीजे अध्ययन के पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे। हार्ट अटैक का कारण कोरोना वैक्सीन नहीं है। इन दोनों अध्ययनों से यह समझने में मदद मिलती है कि भारत में युवाओं की अचानक मौतों के पीछे कोविड वैक्सीन नहीं, बल्कि पहले से मौजूद बीमारियां, आनुवंशिक कारण और अस्वस्थ जीवन शैली जिम्मेदार है। दरअसल हासन जिले में एक महीने में 20 से ज्यादा युवाओं की अचानक हार्ट अटैक से मौत ने सभी को चौंका दिया है। इसे लेकर कर्नाटक सीएम ने कोविड वैक्सीन और केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सशर्त अनुमति देने का फैसला लिया है। यह फैसला व्यापार करने में आसानी और अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की दिशा में उठाए गए व्यापक सुधारों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार महिलाएं अब केवल अपनी स्पष्ट सहमति से नाइट शिफ्ट में कार्य कर सकेंगी। साथ ही उनके लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए अब संस्थानों को बंद करने के लिए श्रमिकों को न्यूनतम सीमा 100 से बढ़ाकर 200 करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से दिल्ली अग्निशमन विभाग को तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा ऑडिट की अनुमति देने के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने को कहा गया है। बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इन एजेंसियों से प्रमाण पत्र लेकर एनओसी हासिल करने की सुविधा दी जाएगी। छोटे प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट की छूट मिलेगी। पुराने कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव राजनिवास के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें इन प्रमुख पहलों की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को समयबद्ध बैठक के दौरान उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में अब भी कई पुराने और प्रतिबंधात्मक कानून, प्रक्रियाएं और नियम व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों के लिए बाधक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन अर्थव्यवस्थाओं को सरल और आधुनिक बनाने की तत्काल जरूरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सहमति जताते हुए कहा कि पिछले एक दशक में इन मोर्चों पर संतोषजनक से बहुत दूर प्रगति हुई है, जिसके कारण कई व्यवसाय दिल्ली छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए हैं।
श्रम विभाग को दिए गए विशेष निर्देश अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के श्रम विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह महिला कर्मचारियों की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में आवश्यक संशोधन करें। अब नजर डालते हैं आज के बाजार के रुझानों पर ताजा अपडेट के साथ। शेयर मार्केट में इंडेक्स मूवमेंट के अलावा पेनी स्टॉक में बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं। पावर सेक्टर के पेनी स्टॉक जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में मंगलवार को बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई। स्टॉक में 5.30% की तेजी रही और वह 19.27 रुपये के लेवल पर बंद हुआ। पिछले एक माह में यह स्टॉक 23% की तेजी में आ चुका है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के पेनी स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स का दबदबा है और आम जनता को इस स्टॉक में हिस्सेदारी 52% है। इस स्टॉक में मंगलवार को तूफानी वॉल्यूम देखा गया और बीएसई पर इसमें 1.11 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 35,63,639 शेयर डिलीवरी में गए, जो ट्रेड क्वांटिटी का 32% हिस्सा है। जेपी पावर के शेयर 32 वीक हाई लेवल से करीब हैं। इस स्टॉक का 52 वीक हाई लेवल 23.77 रुपये है, जबकि 52 वीक लो लेवल 12.36 रुपये है। फिलहाल यह स्टॉक अपने 52 वीक लो लेवल से 100% की तेजी में ट्रेड कर रहा है। आम जनता ने इस स्टॉक में अच्छी रुचि दिखाई है और लगातार अपनी हाई पोजीशन बरकरार रखी है। लो पी स्टॉक जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में लगातार बढ़त हुई है, लेकिन अभी भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 16.10%, जो कि पावर सेक्टर के पाई रेशो 38 से कम है। यह अपने सेक्टर के लो पाई स्टॉक हैं। इसका अर्थ है कि स्टॉक में पावर सेक्टर के अन्य स्टॉक के मुकाबले कम रुपए निवेश करने होंगे, जो कि निवेशकों के जरिए से अच्छी बात है। सिर्फ लो पाई होना ही किसी स्टॉक में निवेश करने का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशो है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। मैं हूं तान्या माथुर। देखते रहिए मिलेनियम भारत बज़। Welcome to Millennium News 24, your trusted source for accurate, unbiased news. We're here to bring you the stories that matter most from America and around the world with integrity and a commitment to truth. In today's world, where misinformation can easily spread, having access to reliable news is more important than ever. At Millennium News 24, we aim to cut through the noise by delivering clear, fact-based reporting. Whether you're following major events or looking for in-depth analysis, we are here to serve you with transparency and respect for all communities regardless of color, wealth, or religion. This beautiful America was built by the resilience of its people, immigrants, entrepreneurs, doctors, and everyday individuals working together to create something great. It's this spirit that inspires us to provide you with news that's inclusive, honest, and relevant. We believe that informed citizens are the foundation of a strong society, and we strive to give you the knowledge you need to make a difference. From breaking news to insightful features, we bring you comprehensive coverage on politics, economics, health, culture, and much more. We believe that everyone deserves access to the truth, and we are proud to be a part of a global network that connects people through information. Stay informed by following us on your devices, including iOS, Android, Roku, Amazon, Apple TV, and Smart TVS. And for global access, we're also available on Horizon Satellite. Visit us at www.millenniumtv24.com or www.millenniumnews24.com to stay updated at Millennium News 24. Our mission is to promote unity, understanding, and progress in a rapidly changing world. Join us as we work to inspire positive action through the power of truth. Thank you for watching. Follow us, subscribe, and stay informed.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर और आप देख रहे हैं मिलेनियम भारत बस। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर और साउथ के सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म रामायण का इंतजार हर कोई कर रहा है। रामायण से सभी फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म की स्टार कास्ट इतनी ज़बरदस्त है जिन्हें एक साथ इस महागाथा को देखने का अलग ही अनुभव होने वाला है। अब लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिरकार इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने वाला है। फिल्म क्रिटिक और एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण का फर्स्ट लुक कल यानी 3 जुलाई को फैंस के लिए रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिल्म का एक 7 मिनट लंबा शो रील भी था जिसे तरण ने देखा है। ये शो रील कब रिलीज किया जाएगा और फिल्म को लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं, आइए जानते हैं 7 मिनट की विजन शो रील। रणबीर की आने वाली फिल्मों में संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर भी है, लेकिन रामायण को लेकर फैंस में काफ़ी एक्साइटमेंट है। फिल्म क्रिटिक और एनालिस्ट तरण आदर्श कल रामायण के फर्स्ट लुक से पहले एक पोस्ट शेयर करेंगे। तरण ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि जो पूछ रहे हैं उनको बता दें कि हाँ, रामायण का फर्स्ट लुक 3 मिनट लंबा होने वाला है और कल यानी 3 जुलाई को रिलीज होगा। इसके साथ ही एक 7 मिनट का विजन शो रील है जो इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, उसके पीछे के एग्जीक्यूशन के बारे में बताएगा। ये पूरा वीडियो फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज यानी दिवाली 2026 के करीब रिलीज किया जाएगा। तरण ने आगे बताया कि रामायण के पहले पार्ट की शूटिंग का काम हो गया है और सेकेंड पार्ट का शूट आने वाले अगस्त यानी अगले महीने में शुरू किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े स्तर का है, ऐसे में इसमें उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। हाल ही में एक्स पर रणबीर कपूर के फैन अकाउंट की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया था। इस पर लिखा है, रामायण लाइव एक्शन शूटिंग खत्म। वीडियो में नितेश तिवारी भी नजर आ रहे हैं। वहीं सेट पर रणबीर कपूर के साथ रवि दोबी भी मौजूद थे। जहां रणबीर राम के किरदार में है, वहीं रवि लक्ष्मण के किरदार में नजर आते हैं। साथ ही यश रावण के किरदार में और साई पल्लवी सीता का रोल निभाती दिखाई देंगी। शेफाली जरीवाला के निधन के बाद सामने आया कि एक्ट्रेस यंग दिखने के लिए दवाइयां लेती थी। पुलिस जब एक्ट्रेस के घर पर जांच के लिए गई तो वहां कई दवाइयां मिली, जिसके बाद से स्किन को ग्लो करने और यंग दिखने के लिए दवाइयां लेती थी, जिससे विटामिन से लेकर सप्लीमेंट और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी हैं। इसके बाद से ग्लूटाथियोन इंजेक्शन काफ़ी चर्चाओं में है। ये क्या होता है, इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। यह स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाता है और क्या नेचुरल तरीके से शरीर में ग्लूटाथियोन बढ़ाया जा सकता है। ग्लूटाथियोन क्या है? ग्लूटाथियोन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में ही बनता है। यह स्किन, लंग्स और सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। ग्लूटाथियोन टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को शरीर का काम करता है। गलत खानपान, पोषण की कमी, धूम्रपान और शराब का सेवन करने जैसी आदतों के कारण शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ग्लूटाथियोन की दवा, इंजेक्शन या सप्लीमेंट दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए इसे दिया जाता है। गलत डोज, गलत तरीके या लंबे समय तक इसे लेने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। लेकिन क्या नेचुरल तरीकों से इसे बढ़ाया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्लूटाथियोन को बढ़ाने के नेचुरल तरीके, सल्फर वाले फूड्स। हेल्थलाइन के मुताबिक ग्लूटाथियोन को बनाने के लिए सल्फर ज़रूरी होता है। सल्फर मिनरल है जो कुछ प्लांट और प्रोटीन रिच फूड्स में पाया जाता है। यह मछली, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, फूल गोभी, केल, वाटरक्रेस और सरसों का साग जैसी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन सी और सेलेनियम। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कई फूड्स में पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, पपीता, कीवी और शिमला मिर्च जैसे इन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन सी ग्लूटाथियोन के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आप विटामिन सी से भरपूर फूड्स में डाइट में शामिल कर सकते हैं। सेलेनियम भी ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन में मददगार होता है, इसलिए इसे भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। मछली, आर्गन मीट और ब्राज़ील नट्स सभी सेलेनियम का अच्छा सोर्स होते हैं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।